पढ़ा था कि हम जो है ना डेटाबेस को बनाते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन हो जाए जहाँ पे सारे लोग उसको एक्सेस कर सके और हमारे पास डेटा जो है डुप्लीकेट फॉर्म में ना हो, सबके पास जो है एक जैसा ही डेटा हो। सबके पास एक जैसा ही डेटा हो, और उस डेटाबेस को बनाने के लिए हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए। जिस तरह हमने पढ़ा था कि ये डेटाबेस जो है सिर्फ प्रोग्रामर्स वगैरह नहीं बनाते होते, प्रोग्रामर्स जो है वो एप्लीकेशन बनाते हैं सबको करने के लिए। अपने माइक्स म्यूट रखें। प्रोग्रामर जो है एप्लीकेशन बनाते हैं जो डेटाबेस का फ्रंट एंड है उसे बनाने के लिए, कि हम डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेंगे। और जो डेटाबेस बनाता है वो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो सारा कुछ डेटाबेस बनाता है, उसको डिजाइन करता है, उसको मैनेज करता है। अब डेटाबेस बनाई किसके थ्रू जाती है, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि किस लिए यूज होते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, कि जिसके थ्रू हम डेटाबेस बनाते हैं, उसमें डेटा रखते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। मैनिपुलेशन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि होता है डेटा को स्टोर करना, उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, लाइक क्लासिफिकेशन, और भी डेटा को अपडेट करना, उसे डिलीट करना, ये सारा कुछ आ जाता है मैनिपुलेशन पे। तो एक ऐसा सिस्टम जो हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हम एक डेटाबेस को बनाएं, उसके अंदर डेटा रखें, फिर उसके बाद उसको मैनेज करें, उसको मैनिपुलेट करें, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम या फिर डीबीएमएस। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कि अगर हम अपने कंप्यूटर में अलग अलग से फाइल बना लें, जो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, या हम अलग से रजिस्टर्स वगैरह अपने पास मेंटेन रख लें, तो उसमें जो है हमारे पास बहुत सारे मसले थे। जो हमने पहले देखा था कि हमारे पास डेटा इंटीग्रेशन नहीं होती, सबके पास कॉपी है, अगर एक चेंज हो जाएगा तो फिर बाकी सबको भी चेंज कराना पड़ेगा, और अगर नहीं होगा तो किसी के पास सही डेटा होगा, किसी के पास गलत होगा। तो इसकी जो एक इम्प्रूवमेंट है कि हम लोगों ने क्या किया है कि डेटा को सेंट्रलाइज्ड कर लिया। तो डेटाबेस जो है हमें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें और उसमें डेटाबेस बना लें, और बाकी सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें ताकि वो वहां से डेटाबेस को ले सके। तो ये जो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक तरह से उसकी इम्प्रूवमेंट है। अब डेटाबेस जो है हम किसी भी तरह से बना सकते होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह के हम डेटाबेस एक छोटी सी कंपनी का भी बना सकते हैं और एक बड़ी बड़ी कंपनीज का भी बना सकते हैं। जिस तरह बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज देखते हो, यूफोन या जो भी हैं, तो उसमें इतने सारे लोगों ने नंबर लिए होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं तो डेटा मेंटेन किया होगा ना। तो मैम उन्होंने, हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है? अभी मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ हेट्रोजीनियस। जिस तरह बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसके पास भी जो है डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, हर तरह के लोगों का डेटा होता है। तो वो उसको क्या करते हैं कि आप अगर कहीं पे भी कॉल करो, जिस तरह आप उन्हें कॉल करते होते हो, आप कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ जाए तो कॉल सेंटर में जरूरी नहीं हर दफा एक ही बंदा जो है वो आपसे बात करेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मगर उनके पास आपका डेटा सेम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने एक सेंट्रल डेटाबेस बनाई हुई है। वो कंप्यूटर में जाते हैं, आपका डेटा एक्सेस करते हैं और देख के आपको बता देते हैं कि आपका ये पैकेज लगा हुआ है और इतने जो है ना आपकी इस वजह से डिडक्शन हुई है, या इसको एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है। और हर दफा जब भी आप उन्हें कॉल करोगे तो कोई ना कोई डिफरेंट ही बंदा, यूजुअली यही होता है कि उसी से आपकी होती है। तो सबके पास सिस्टम तो है जिसपे एप्लीकेशन है, मगर उनकी एक अलग से डेटाबेस है। तो ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो है ना अपना डेटाबेस बना सकती हैं। इसमें जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम साइज या कोई एक टाइप की बनाए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकती है और अपना डेटाबेस बना सकती है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि डिफरेंट तरह की फाइल्स, के हर फाइल अलग तरह की है, उसका अपना अलग एक मकसद है।
जिस तरह के डेटा तो हमारे पास एक ही है, मगर जो मैंने आपको ये एप्लीकेशंस के बारे में बताया था कि आप कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज करके डेटा एक्सेस कर रही है, मैं कोई दूसरी एप्लीकेशन एक्सेस कर रही हूँ, तो मतलब क्या है कि हमारी जो टाइप्स हैं वो हेट्रोजीनियस हैं एप्लीकेशंस की। और डेटाबेस के अंदर भी हेट्रोजीनियस फाइल्स होती हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की फाइल्स होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरह का डेटा उसमें स्टोर करेंगे, डिफरेंट तरह की फाइल्स होंगी, हर फाइल का अपना एक स्ट्रक्चर होगा। जिस तरह मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था कि डेटाबेस का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप एक टेबल की तरह कह लें, कि उसमें उसका नेम भी होता है स्टूडेंट का। जिस तरह आपकी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट नेम, फादर नेम, और दूसरी जो एक फाइल होगी उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होगी मगर डिफरेंट तरह से होगी, स्टूडेंट नेम, कोर्सेज, रोल नंबर, मार्क्स, ग्रेड। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी डिफरेंट होता है। जिस तरह एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसका डेटा डिफरेंट होगा। उसका होगा कस्टमर के पास इसके सीएनआईसी पे कितने मोबाइल नंबर्स इशू हैं, कितनी इसकी सिम ब्लॉक हो चुकी हैं, या कितना इसका प्रीपेड बिल है या पोस्ट पेड है, किस टाइप की है। इसी तरह अगर एक बैंक का डेटाबेस होगा तो उसके अंदर डिफरेंट तरह का डेटा होगा, कि जो है अकाउंट्स, कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी कि कस्टमर नेम, इसका अकाउंट सेविंग है, करंट है। मगर सेविंग और करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन का जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसके साथ कोई लिंक नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए, तो मतलब दोनों का डेटा डिफरेंट तरह का है। तो डेटाबेस किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी तरह का डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। समझ आ गई हेट्रोजीनियस की? यस मैम। तो जरूरी नहीं कि डेटाबेस जो है एक ही तरह की फाइल, अगर हमने कह दिया कि डेटाबेस स्कूल मैनेजमेंट या यूनिवर्सिटी इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है, तो सिर्फ उसी तरह का डेटा स्टोर करेगा। नहीं, डेटाबेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी हो बड़ी हो, उसका डेटा डिफरेंट टाइप्स का हो, वो हर एक का डेटा यूज कर सकती है। अच्छा, अब हमने देखने हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, या हम डेटाबेस मैनेजमेंट मैम सिस्टम आपकी क्यों आवाज इस्तेमाल। बहुत स्लो आ रही है। आप लोग अपने माइक्स म्यूट रखेंगे तो मेरी आवाज ठीक आएगी ना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अब हमने देखने हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। शेयरेबिलिटी, के डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट प्रोसेसेस, कोई भी यूजर कहीं पे भी बैठ के डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, कि डेटा सेंट्रलाइज्ड है तो डिफरेंट यूजर्स जो हैं इसे शेयर कर रहे हैं। डिफरेंट लोग, डिफरेंट एप्लीकेशंस, और डिफरेंट जगहों पे बैठ के, डिफरेंट लोकेशंस पे, किसी दूसरी कंट्री में भी बैठ के डेटा एक्सेस कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी, डेटा हमेशा अवेलेबल रहता है डेटाबेस में, कि अगर आप अपना सिस्टम बंद कर दें, अपनी एप्लीकेशन बंद कर दें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे जो डेटाबेस में डेटा है वो भी खत्म हो जाएगा या वो वहां से रिमूव हो जाएगा। नहीं होगा। अगर आपने एप्लीकेशन बंद कर दी है ना अपनी, तो कोई और दूसरा यूजर किसी दूसरी कंट्री में बैठ के वही वाली डेटाबेस एक्सेस कर रहा है, तो उसके पास जो है वो अवेलेबल होगा डेटा, मतलब कि डेटाबेस में डेटा हर वक्त अवेलेबल होगा, और किसी भी यूजर किसी भी टाइम पे उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, उस डेटा को इस्तेमाल कर सकता है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपका इंटरनेट ही है, कि इंटरनेट पे डेटा हर वक्त अवेलेबल रहता है। अगर आप अपना ब्राउजर बंद भी कर देंगे, तो आप जब इंटरनेट ओपन करेंगे, आप कोई चीज सर्च करेंगे, तो आपको उसी तरह से इंफॉर्मेशन हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहेगी। इसी तरह एक, जिस तरह डेटा है, एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट जो है, अपने अपने माइक्स म्यूट रखें गर्ल्स, पर आप लोगों को आवाज नहीं आती मेरी। इसी तरह सेम डेटा जो है डिफरेंट लोगों को शो हो जाता है। जिस तरह विकिपीडिया का एक ही पेज है, वो हर वक्त एक ही जैसा सबको एक्सेस होगा। इवॉल्वेबिलिटी मीन्स के डेटाबेस को जो है हम लोग चेंज भी कर देंगे, कि हम लोग वक्त के साथ साथ, जिस तरह हमारे यूजर बढ़ते जाते हैं,
ठीक है, या कोई भी कंपनी है उसमें एम्प्लॉय ज्यादा आते जाते हैं, न्यू एम्प्लॉय आ गया है, या कोई भी कॉलेज है, आपके कॉलेज में न्यू स्टूडेंट्स आते जाते हैं, तो क्या है कि डेटाबेस में डेटा ऐड होता जाता है, हर स्टूडेंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन ऐड होती जाती है। या अगर हम कहते हैं कि इस कॉलेज में जो है और सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस कराने हैं, या बीएस कंप्यूटर साइंस भी एक नया सपोज शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नई फाइल बना लेंगे, उसकी एक नई फाइल बना के उसका एक अलग से स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे कि अच्छा, अब ये अगर बीएस कंप्यूटर साइंस शुरू हो रहा है, तो उसमें जो है हम लोगों ने और नए सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखानी है, तो इसका डेटा भी एंटर करो, फिर नए स्टूडेंट्स आएंगे तो उनका डेटा भी। तो इसमें क्या है कि हम डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने एक बना लिया तो वो फिक्स ही रहेगी। डेटाबेस इंटेग्रिटी, जिस तरह के अब मल्टीपल लोग जो है वो डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, तो मींस के डेटा की इंटेग्रिटी, के डेटा हमारे पास कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये भी इंश्योर करना चाहिए। तो ये डेटाबेस हमारे पास इंश्योर करती होती है कि अगर एक दो फाइल्स में कुछ चीजें एक जैसी हैं, ठीक है, या अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंप्यूटर का कोर्स ले रहे हैं, और मैंने जो है कंप्यूटर वाले कोर्स की वाले फाइल की आउटलाइन में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, कि मैंने डेटाबेस के कुछ जो है क्वेश्चंस ये वाले पढ़ाने हैं और ये वाला नहीं पढ़ाना, या मैंने एक नई चीज ऐड करनी है और प्रीवियस वाले को डिस्कार्ड कर देना है, तो वो जो मैं अपडेट करूंगी, वो फिर बाकी सारे जो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर का कोर्स ले रहे हैं, वो चीज उनके पास भी अपडेट हो जाएगी। तो ये डेटाबेस खुद ही आपको इंश्योर कर देता है कि आपने अगर यहाँ पर चेंज किया है, तो ऑटोमेटिकली जहां पर भी उससे रिलेटेड डेटा है या उनका आपस में लिंक है, कल हमने पढ़ा था ना, रिलेशन होता है या लिंक होता है, तो उसका जो लिंक है वो बाकी सारी जो फाइल्स हैं उनके साथ भी बना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर भी अपडेट कर देता है। और अगर वो नहीं करता तो आपको एरर दे देता है कि आप यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, तो वहां पर भी पहले अपडेट करना जरूरी है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद ही हम लोगों को ये सारी फैसिलिटीज देता है, ताकि हम लोगों से गलती ना हो जाए, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है ना, हमें नहीं याद रहता कि हमने कितनी कितनी फाइल्स बनाई हुई हैं, तो हर एक में करना होता है, मगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज में हमारी हेल्प करता है। जी, ऑब्जेक्टिव समझ आ गए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। किसी का कोई क्वेश्चन? चलें फिर आगे इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं थोड़े से। एडवांटेजेस जिस तरह मैं आपको जब से डेटाबेस स्टार्ट हुआ है कुछ कुछ इसके बता भी रही हूँ साथ साथ। तो सबसे पहला क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस। अब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम देखें सबसे पहले, ये सबसे राइट साइड पे जो है डेटाबेस बनी हुई है। डेटाबेस किसके थ्रू बन रही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें डेटा एंटर भी कर रहा है, इससे डेटा ले भी रहा है, इसमें अपडेट भी कर रहा है, फिर वो अपडेट को व्यू भी कर रहा है। ये डबल एंडेड एरो का ये मतलब है। फिर आगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ क्या लिंक हुआ हुआ है, डबल एंडेड एरो से एप्लीकेशन प्रोग्राम, के एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा डाल रहा है, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है कि डेटाबेस के अंदर डेटा डाल रहा है। और अगर यूजर ने यहाँ से एप्लीकेशन प्रोग्राम से डेटा लेना है, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये वाला डेटा शो कराओ। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस से वो वाला डेटा निकाल के अपने पास रखेगा, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम को भेज देगा, जहां से जो है यूजर वो डेटा देख सकता है। तो इसका ये मतलब है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है। एप्लीकेशन प्रोग्राम को नहीं पता डेटाबेस कैसे बनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं पता। वो सारा कुछ मैनेज कौन कर रहा है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है बस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, उससे बातचीत करता है कि मुझे ये वाला डेटा वहां से चाहिए, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो अपनी डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है वहां से ला ला के एप्लीकेशन प्रोग्राम को शो करवा देता है कि ये डेटा है और ये आपने चेंजेस किए हैं। तो मींस के डेटा जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा डेटा, कि
और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं करा। अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज भी कर देंगे ना इम्प्लीमेंटेशन के, हम कहते हैं हमने सी में नहीं, हमने C++ में एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना है, जावा में लिखना है, तो उससे इस डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटाबेस इंडिपेंडेंट ही रहेगी। ये कनेक्शन और ये डायग्राम में किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है। अच्छा, सेकंड है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप। जिस तरह हमने कल मॉडल में पढ़ा था कि हमारे पास लास्ट में जो था वो रिलेशनल मॉडल था, कि हम लोगों ने जिस तरह पढ़ी थी कि कंप्यूटर लैब्स के अंदर जो है कंप्यूटर्स का डेटा आ सकता है, ठीक है, मगर कंप्यूटर्स की फाइल के अंदर लैब का डेटा नहीं आ सकता। इस तरह से ये रिलेशन है कि एक टीचर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा एक्सेस कर सकती है, ठीक है ना, उनको पढ़ा सकती है, मगर जो स्टूडेंट है वो एक सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ेगा। तो ये होती है डेटा रिलेशनशिप। तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपको अलाउ करता है, आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप जो है ना डिफरेंट तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, जिस तरह हमने एंटिटीज पढ़ी थी ना, एंटिटीज को आप व्यू कर लो कि एक तरह से फाइल है या टेबल है, ठीक है। तो जो DBMS है ये आपको अलाउ करता है कि आप एंटिटीज के या फाइल के दरमियान में कोई भी लॉजिकल सा रिलेशन बना सको। कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन है, कि टीचर जो है एक सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है और स्टूडेंट जो है एक सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ा है। तो ये एक तरह से लॉजिकल सा रिलेशनशिप है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट कंप्यूटर का ही सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट दो दो टीचर से पढ़ रहा हो, ऐसे नहीं हो सकता। तो यही है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी हो या किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, तो DBMS जो है अलाउ करता है आपको लॉजिकल रिलेशन बनाने के लिए। लॉजिकली आप उनका कोई सा भी मॉडल बना सकते हो, जरूरी नहीं हायरार्किकल हो या नेटवर्क मॉडल हो। और जिस तरह बहुत सारे रिलेशन जो है कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, किसी बड़ी कंपनी का जब आप रिलेशन बनाओ तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो वो आपको जो भी डेटाबेस डिजाइन कर रहा होता है उसको ये फैसिलिटी देता है कि उनके बीच में लॉजिकल पाथ बना दे और उस पाथ को कभी भी चेंज कर सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशंस बनाने में हेल्प करता है डेटाबेस के आपस में।